देखिए हम लोग चल रहे थे नर्वस सिस्टम में और इसको हम लोग सब डिवाइड कर चुके थे 3 पार्ट में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से पहले हम लोग पहले देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत जो फंक्शन आता है कंट्रोल ओवर ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड कोऑर्डिनेट देम, ये इसका मेन पर्पस है। इसका कंपोनेंट भाई, इनके कंपोनेंट्स, एक हो गया ब्रेन और दूसरा कंपोनेंट है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन फिर 3 पार्ट में बटा, फोर ब्रेन, बात नहीं, और फोर ब्रेन में है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्टरी लोब और डायंसेफेलोन। ये है 2 इन नंबर और ये है 1। ये बात हुई किसकी? 4 ब्रेन की। मिड ब्रेन देखिए सेकेंड पार्ट, पेयर्ड ऑप्टिक लोब एंड सेरेब्रल, या ऐसे कहिए सेरेब्रोक्रूरी। ये इनसे मिलकर बने। अब लास्ट बचा हाइंड ब्रेन। ये इंक्लूड करता है सेरेबेलम और मेडुला। इस तरीके से फ्रॉग के ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला हो गया 4 ब्रेन, दूसरा हो गया मिड ब्रेन और तीसरा हो गया हाइंड ब्रेन। पहला 4 ब्रेन, दूसरा हो गया मिड ब्रेन और तीसरा हो गया हाइंड ब्रेन। ये सेक्शन मैप जरा नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तब आएंगे स्पाइनल कॉर्ड।
अब देखिए, फोर ब्रेन में हम लोग बहुत डेप्थ में तो नहीं जाएंगे क्योंकि बुक भी आपका उतना ज़्यादा नहीं गया है। तो जो ऑल्फैक्टरी लोब है, इसका फंक्शन है टू रिकॉग्नाइज स्मेल। स्मेल रिकॉग्नाइज करने के लिए जिसके पास ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्शन मतलब होता है सूंघना, ठीक है। और जब आप इसका एक्सटर्नल फीचर देखें हैं तो देखिएगा उसमें एपियर नॉस्ट्रिल होता है, इसमें नाक होते हैं। तो नेचुरली इसमें सेंस ऑफ स्मेल है और उसी को सेंस करने के लिए इसके पास ऑल्फैक्टरी लोब है, और एक नहीं दो हैं। आगे देखिए, सेकेंड पार्ट इसका है से कहाँ गया, सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये दरअसल पूरे बॉडी का मेन पार्ट यही है, पूरे ब्रेन का मेन पार्ट यही है। मेजर फंक्शन सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। ये कोऑर्डिनेशन करता है, चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। जितने तरह के सिग्नल इसके पास पहुंच रहे हैं इस सेरेब्रम पे, उनको कोऑर्डिनेट करके बॉडी जो रिस्पांस देता है उस रिस्पांस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बॉडी में जितने तरह के चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल यही रखता है। इट इज़ द मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन, और साथ ही साथ इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके ब्रेन का ये सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है। तो मेजर फंक्शन इसका यही है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन तैयार करना। और तीसरा है इसमें डायनसेफेलॉन। इस डायनसेफेलॉन के अंतर्गत आता है थर्स्ट कंट्रोल, फूडिंग अर्ज, सॉल्ट बैलेंस एटसेट्रा। डायनसेफेलॉन की मदद से इन चीज़ों का कंट्रोल होता है। फूड का ज़रूरत है ये कब समझता है, डायनसेफेलॉन की मदद से। इसमें वाटर बैलेंस बनाए रखना है, सॉल्ट कितना बॉडी रिटेन करेगा, कितना एक्सक्रीट करेगा। इसमें यूरिया रिलीज़ होता है जब वो टेरेस्ट्रियल होता है, कितना यूरिया रिलीज़ करना है ना, ये सब चीज़ का कंट्रोल ये करेंगे। अमोनिया जब ये एक्वेटिक लाइफ जीता है उस समय बनता है इसके बॉडी में और वो रिलीज़ होता है, अमोनिया रिलीज़ करना, ये भी कंट्रोल करना डायनसेफेलॉन के अंतर्गत है, क्योंकि वाटर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। हो गया यहाँ तक? तो कंपैरेटिवली बहुत सिंपल फॉर्म में आप लोग को ये पढ़ना है। आप एनाटॉमी इसका पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी आपको नहीं दिया है पढ़ने के लिए, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग इसके एक्शंस, इसके फंक्शंस देख लेते हैं।
ताकि जब ह्यूमन की पढ़ाई करें तो हम लोग को एक आइडिया रहे कि अच्छा ये काम फ्रॉग में ऐसे होता था, ह्यूमन में इस तरीके से हो रहा है। तो आप एक उसके बीच में रिलेशनशिप भी ड्रॉ कर सकते हैं कि वो इतना कम काम करता था फ्रॉग में, देखो ह्यूमन में जाके ये इतना सारा काम करता है ना। तो एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा फंक्शन जो उसको एडवांसमेंट के कारण करना पड़ रहा है। एनिमल में फ्रॉग से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग में फंक्शंस भी बढ़ जाएंगे। तो एडिशनल फंक्शंस ये क्या टेकअप कर रहे हैं, वो सारा चीज़ भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए मिड ब्रेन। यहाँ खाली है, पीछे से आगे आइए, सब पीछे बैठना शुरू करता है। मिड ब्रेन वो वहाँ पे है, बगल में है। अच्छा ठीक है, बैठिए। मिड ब्रेन के अंतर्गत है ऑप्टिक लोब एंड सेरेब्रोक्रूरी। ऑप्टिक लोब का काम है विजुअल्स, है ना, आइडेंटिफाई करना। जो इसके पास आँख है ना, दे हैव आइज फॉर फोटो रिसेप्शन, लाइट रिसीव करने के लिए। साथ ही साथ इसका आई इमेज भी क्रिएट करता है, तो उस इमेज को स्टडी करना और एनालाइज करना ये ऑप्टिक लोब के जिम्मे। फॉर विजुअल रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन। एक या डेढ़ पन्ना छोड़ दीजिए, 1.5 पेज छोड़ दीजिए। सेरेब्रोक्रूरी ये क्या काम करता है? इट इज कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है और ये मिड ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। इट एस्टेब्लिशेस communication between forebrain and hindbrain। इस तरीके से ये मतलब मिड ब्रेन एक कम्युनिकेटर है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। तो फैसला यानी जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो फोर ब्रेन के पास है और हाइंड ब्रेन का काम है पूरे बॉडी पार्ट से जो भी इधर उधर से सेंसेशन आ रहे हैं उनको लेके फोर ब्रेन तक पहुंचाना ताकि वो डिसीजन मेकिंग कंडीशन में पहुंच सके। इसीलिए ये एक ब्रिज की तरह काम करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच। यहाँ तक नोट कीजिए। जो फाइनल एंडोर्समेंट होता है ये फंक्शन करना है वो स्टेप लेता है फोर ब्रेन। अब आ जाइए हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट, एक है सेरेबेलम और दूसरा है मेडुला। सेरेबेलम ये भी है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक दैट ऑफ द फोर ब्रेन का सेरेब्रम। और ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर
responsible for body balance. बॉडी स्टेबल रहेगा, दौड़ने के बाद अपने बॉडी को स्टेबल रखना है ना, पलट नहीं जाए। इन सारे चीज़ों के लिए जो कोऑर्डिनेशन चाहिए दैट इज़ गिवन बाय द सेरेबेलम। और हमारे में भी हमारे बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में सेरेबेलम हेल्प करता है। जैसे देखिए चलते 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 हम किनारे की तरफ चले गए तो अचानक लगेगा ना मेरा पैर आगे सटेगा नहीं, किसी चीज़ पे टिकेगा नहीं, तो हम गिर जाएंगे। तो अगर हम पीछे की तरफ नहीं इंक्लाइन होते हैं तो हम तो फॉल डाउन कर जाएंगे। ये रिफ्लेक्स, ये रिस्पॉन्स हमारे अंदर ले आना सेरेबेलम का काम है। इस तरीके से आप समझिए कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस किसका है? सेरेबेलम। अब है मेडुला। ये फिर क्या काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी के अंदर में जो नर्वस टिश्यू है स्पाइनल कॉर्ड, उस स्पाइनल कॉर्ड ने जितने इंफॉर्मेशन अगल बगल के स्ट्रक्चर से कलेक्ट किए, उन इंफॉर्मेशन को मेडुला के थ्रू भाया मिड ब्रेन सेरेब्रोक्यूरी कहाँ तक पहुँचाना है? फोर ब्रेन तक। यानी मेडुला एक कम्युनिकेटर का काम कर रहा है जो उसका स्पाइनल कॉर्ड है उसमें और ब्रेन का बाकी के हिस्से के बीच में, यानी हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक कम्युनिकेशन लाइन मेडुला एस्टेब्लिश करता है। मेडुला इट establishes communication between spinal cord and rest of the brain. Here with the या छोड़िए, इतना काफ़ी है। स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने का जिम्मेदारी किसका? मेडुला का। और ये साथ ही साथ रेस्पिरेशन है ना, रेट ऑफ फूड डाइजेशन, इन सारे चीज़ों पर भी कंट्रोल करता है। ऑल्सो कंट्रोल्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एटसेट्रा। कई काम है, सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना ही नहीं है, कुछ चीज़ों का कंट्रोल सेंटर भी मेडुला पे रहता है। और जब आप ह्यूमन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये और कितना एलाबोरेटेड है ह्यूमन पे। Okay, so this is how the brain is, और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स एक प्रिसाइज वे में उनके क्या क्या रेस्पेक्टिव फंक्शंस। आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट, और वो है स्पाइनल कॉर्ड। पहले तो प्रेजेंट इनसाइड द
वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और यहीं पे नोटेड बाय, इंपॉर्टेंट याद रखें, ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, तो ब्रेन इज प्रेजेंट इन द ब्रेन बॉक्स, यानी क्रेनियम। पार्ट ऑफ इट्स स्कल। तो ब्रेन क्रेनियम में पाया जाता है और इसका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोटेड बाय ये फर्स्ट कर दीजिए और नोटेड बाय नंबर सेकंड कर दीजिए। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड are surrounded with a fluid CSF, cerebrospinal fluid। एक फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को घेरे रहता है। रीज़न क्या है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिंग बाउंड्री की तरह काम करता है और ब्लड से किसी भी चीज़ को डायरेक्टली ब्रेन में आने से पहले उसका स्कैनिंग ये कर लेता है। क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के कोऑर्डिनेटिंग हिस्से हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका डैमेज होने से बचना बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए बाहरी तौर से इसको मिला हुआ है बोनी कवर, ब्रेन के लिए क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड के लिए वर्टिब्रल कॉलम। ये हड्डी का कवर हो गया, तो किसी भी बाहरी चोट से ये बचाएगा। और अगर इसे किसी तरह का थर्स्ट लगता है, झटके लगते हैं जिससे अंदर का हिस्सा टूट सकता है, जैसे आप सेंसिटिव चीज़, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इस तरह के सेंसिटिव चीज़ जब आप मंगाते हैं या उसका पैकेजिंग देखते हैं, डब्बे के अंदर देखते हैं एक शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल के बीच में वो पैक रहता है, ताकि पटकाने पे भी अगर वो फ्लोर पर टप्पा भी खाए तो उस तक शॉक नहीं पहुँचे, तो अंदर का मशीनरी स्थिर रहेगा। उसी तरीके से ये एक शॉक एब्जॉर्बर मटेरियल की तरह काम करता है, ताकि जब इसको झटके लगे डैमेज ना हो। और तीसरा काम क्या करता है, इसका दूसरा काम क्या हो जाता है, एक ऐसा फ्लूइड है जो कि स्कैन करता है ब्लड से कोई भी चीज़ डायरेक्टली इस पे आने के पहले, मतलब सेल्स ऑफ ब्रेन में जाने के पहले थ्रू स्पाइनल को ये CSF जाता है, ताकि अगर ब्लड में कोई भी पैथोजेनिक एजेंट्स हुए या टॉक्सिक मटेरियल हुआ, सो दे शुड कम अक्रॉस बिफोर गोइंग इनटू द ब्रेन टू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो कोई भी चीज़ जो हार्मफुल है ब्रेन के लिए, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के आमने सामने आता है, ताकि उन्हें वहीं पे रोका जा सके। और जो यूज़फुल मटेरियल होगा उसे कोई भी नहीं रोकता, वो इजीली ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ब्रेन के प्रोटेक्टिंग बाउंड्री की तरह ये रहता है और शॉक एब्जॉर्बर भी रोल प्ले करता है। एनीवे, सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात हो गई। स्पाइनल कॉर्ड ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है। अब इससे आगे ये रिस्पॉन्सिबल किन चीज़ों के लिए है, रिफ्लेक्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे बगल से कुछ भारी चीज़ गुजर गया, कुछ भी अगल बगल से गुजर गया, तो हम लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं ना। आँख के बगल से मान लेते हैं कोई मक्खी उड़ के गई, तो हटते हैं पीछे या आँख बंद कर लेते हैं, है ना।
कुछ भी गर्म चीज़ टच कर जाता है तो तुरंत हाथ पीछे करते हैं, है ना। पानी पीते समय हम लोग को ठंडा पानी पीना है, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा पानी आ गया, अगर टॉलरेट नहीं कर पाए तो मुंह से गिरा देते हैं। ये क्या है? इमीडिएट रिएक्शन। ये इमीडिएट रिएक्शन किस लिए है? ताकि एनिमल का बॉडी प्रोटेक्टेड रह सके, सुरक्षित रह सके। इन इमीडिएट रिएक्शंस के लिए मतलब कंबाइंड टर्म है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स। और वो रिफ्लेक्स क्विक एक्शन है। एक्चुअली क्विक एक्शन का दूसरा नाम रिफ्लेक्स है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये स्पाइनल कॉर्ड। क्या है कि बॉडी में यानी नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो तरह का रेस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के अगेंस्ट में। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या हुआ? इमीडिएट एक्शन लेना है, और लॉन्ग टर्म क्या हुआ? कुछ प्लानिंग या कुछ कोऑर्डिनेशन के बाद वो एक्शन लेना। समझ गए? अब देखिए, जैसे अभी आप देखें आँख के बगल से मक्खी उड़ के गई तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत हट जाते हैं। अगर हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है तुरंत पीछे की तरफ हट जाते हैं ताकि हम गिरे नहीं, है ना, स्टेबिलिटी बना रहे। ये सब हो गया रिफ्लेक्स, और ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही काम है, बॉडी को प्रॉपर कंडीशन पे रखना। साथ ही साथ अगर हमें लगने लगी गर्मी तो क्या होता है? गर्मी लगा इमीडिएट उड़ के भाग गए? नहीं, इसके लिए हमारा रिफ्लेक्स, हमारा रेस्पॉन्स थोड़ा देर से आता है, क्योंकि बॉडी यानी ब्रेन ये डिसाइड करता है कि इससे बचने के लिए करना क्या, राइट। तो देखिए, रेस्पॉन्सेस हमारे अलग अलग हो गए, रिफ्लेक्सेस नहीं वो कहलाए क्योंकि वो इमीडिएट एक्शन के तहत नहीं है। तो जिन एक्शंस के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम टाइम लेता है, वो एक्शंस या उनके लिए डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है ब्रेन के पास, और ब्रेन ने कुछ अपने काम स्पाइनल कॉर्ड को दिए हुए हैं। उस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड कर लेता है कि इमीडिएट करना क्या। सो द पॉइंट इज, स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट एक्शन, इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स। हो गया? तो इन एक्शंस को हम लोग समझ पा रहे हैं, और ये डिसीजन मेकिंग, है ना, एस्पेक्ट्स हैं। तो यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। तो एक चीज़ देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या किसी कंपनी के ओनर की तरह काम नहीं कर रहा। कोई भी ओनर ही डिसीजन लेता है कंपनी कैसे आगे बढ़े। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहता है? ओनर के पास। लेकिन आप ये भी सोचिए, डिसीजन लेने के लिए, फैसला करने के लिए इनपुट आना चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन कहीं से आना चाहिए। उस इन्फॉर्मेशन को कोई लेकर आएगा। ओनर खुद तो नहीं जाता है सारा काम करने, सारा डिटेल पता करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाला सिस्टम, नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा है, उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया? PNS, ये दूसरा पार्ट, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन from the information in the form of stimulus
जैसे गर्म ही लग गया, कोई सरफेस बहुत गर्म लग गया, कुछ चीज चुभ गया, ये सब क्या है? स्टिमुलेशन है। ठीक है, उसी को कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन। तो इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना फ्रॉम द, कहां से कलेक्ट करेगा? सेंस ऑर्गन्स। एंड डिलीवर इट, या इट क्यों? डिलीवर देम टू द ब्रेन। एक काम ये हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। along with supply stimulation और ठीक है, सप्लाई स्टिमुलेशन टू द इफेक्टर ऑर्गन। अब ये क्या हो गया देखते हैं, इफेक्टर ऑर्गन फॉर एक्शन। इफेक्टर ऑर्गन हो गए दैट विच वर्क्स, और ये है मसल, ग्लैंड्स एटसेट्रा। कौन सा? डिलीवर देम टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहां तक नोट कीजिए। चलिए, तो पहला एस्पेक्ट पूरा हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, कि ये नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा। दूसरा, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो ये काम कर सकता है, और उन्हें कहते हैं नर्व्स। द इंफॉर्मेशन और स्टिमुलेशन transmitted by the nerves। और नर्व्स हैं कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। द सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन के बारे में हम लोग जानते हैं, टिश्यू पड़े हैं जब, उस समय देख चुके हैं। साइटोन और एक्सॉन के मदद से काम करते हैं। डेंड्राइट्स हैं अगल बगल में, दूसरे जो न्यूरॉन हैं उनके साथ कांटेक्ट बनाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये नर्व के मदद से इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करता है। हो गया, अब आगे बढ़े, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। अब ये जो नर्व्स हैं इन्हें दो पार्ट में बांटा गया है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। नर्व्स दो पार्ट में बांटे गए हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। आप सोचिएगा, क्रेनियल करके तो कोई ऐसा टर्म अभी तक नर्वस सिस्टम में दिखा नहीं। स्पाइनल तो दिखा, स्पाइनल दिखा, इससे अंदाज़ा हम लोग को लग गया, और सही भी लग रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होंगे। फ्रॉम ये नर्व्स यानी कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स
ये कहाँ से निकल रहे होंगे? फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल करके तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखे, हाँ ब्रेन जरूर देखे। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं? ब्रेन रहता कहाँ है? क्रेनियम में। बोनी कैविटी, स्कल का वो हिस्सा जिसके अंदर ब्रेन रहता है उसे क्रेनियल कहते हैं, वहीं से नाम आया क्रेनियल। ठीक है, तो क्रेनियल नाम मतलब हो गया फ्रॉम द ब्रेन, यानी ये वो नर्व्स हैं जो ब्रेन से बाहर की ओर निकलेंगे या ब्रेन तक पहुंचेंगे। और ये होते हैं 10 पेयर्स। और स्पाइनल नर्व्स ये भी हैं 10 पेयर्स। हो गया? अच्छा, पूरा कीजिए। अब देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो प्राइमरीली कंसर्न्ड है एनिमल के उन फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो कि उसके विल के ऊपर, उसके इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मूव करना, है ना, या आप ऐसे समझें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या काम कर सकता है। जैसे हम चाहकर भी अपने हार्ट बीट को नहीं बढ़ा सकते, कर सकते हैं क्या? चाहेंगे बढ़ गया, ऐसा होगा? चाहेंगे नहीं धड़कन थोड़ा धीमा हो जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो हम लोग को कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है, उसके वजह से वो धड़कन बढ़ता है। कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है जिसके वजह से धड़कन घटता है। हम चाह लेंगे, बैठ कर सोच लिया धड़कन पूरा तेज हो जाए, देखते हैं रेस लगा के, नहीं होगा। हाँ, तो सिचुएशन बेस्ड, है ना, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो हमारे इच्छा के ऊपर वॉलेंटरी कंट्रोल के अंतर्गत नहीं आते, वो सिस्टम नर्वस सिस्टम का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे हम सोए हुए हैं फिर भी हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, खाना हमारे फूड से मतलब ओरल कैविटी से होते हुए डाउनवर्ड मूव कर रहा है, चाहे हम बैठे हों, खड़े हों, लेटे हों या किसी भी स्टेट में हो, हमारा फूड मटेरियल आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट इसका हो रहा है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, अर्ज फॉर यूरिनेशन, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। रेस्ट करना है, टायर्डनेस बहुत हो गया है ना, अभी काम नहीं करेंगे, इसके लिए रिफ्लेक्स कौन दे रहा है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यानी समझ गए, हमारी इच्छा के अनुरूप जो नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, इससे इंडिपेंडेंट है, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब देखिए बुक में पढ़िएगा तो आपको लिखा है फ्रॉग का नर्वस सिस्टम कंपैरेटिवली काफ़ी डेवलप्ड है, एडवांस्ड है। तो उसमें भी इसीलिए इन सारी चीज़ों को एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जब आप ह्यूमन के सिस्टम्स को पढ़ें तो आपको इसका एक आइडिया पहले से रहे। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस, लेकिन इन इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन से स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करने के लिए? विसरल ऑर्गन्स, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स। इट इज
primarily controls the visceral organs. Visceral यानी inside the body. Inside the body. यानी उसके बॉडी के अंदर में जो ऑर्गन्स हैं उनके कंट्रोल के लिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. हो चुका. यहां तक नोट कीजिए. सीरियल नंबर 3. इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं. एक है इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं उनके एक्टिविटी के रेट को बढ़ा दे, और एक होगा जो इनके रेट को धीमा कर. इट हैज़ 2 पार्ट्स. ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है. एक है सिंपैथेटिक, NS फॉर नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक. नर्वस सिस्टम. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेट या एक्टिविटी को बढ़ा देता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कम करता है. जैसे मूव कर रहा है तो मूवमेंट के रेट को बढ़ा देगा, है ना. हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, बीट्स को बढ़ाएगा, बीट्स को घटाएगा. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बीट्स को बढ़ा देगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बीट्स को घटाएगा. ये जैसा आपको दिखा, बॉडी एक्टिव करने के लिए, बॉडी को हाइपर एक्टिविटी पर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये बॉडी को रिलैक्स और लोअर रेंज ऑफ एक्टिविटी के लिए कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल. तो अब जरा सोचिए, जब ये समर स्लीप और विंटर स्लीप में जाएगा, जिसमें बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाता है, उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होगा? देख लीजिए, पूरी तरीके से सोया हुआ है, एकदम एक्टिविटी मिनिमाइज लेवल पे मिनिमम लेवल पे ले गया है. तो हाइपर एक्टिविटी करना इसका काम और लो एक्टिविटी करना इसका काम. तो एक्टिव कौन रहेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसलिए जब ये एक्टिव होकर पॉन्ड में या लेक में तैर रहा होगा, सॉइल पर रोम ऑन कर रहा होगा, घूम रहा होगा, है ना, कैचिंग फॉर प्रे एक्टिव है, उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा फंक्शनल होगा, और समर स्लीप और विंटर स्लीप के दौरान इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव. समझ में आ गया? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग ये कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर एक्टिविटी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम responsible for lower rate of activities. ठीक है, पूरा कर लीजिए. ये था इसका नर्वस सिस्टम. अब फ्रॉग के लास्ट पार्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
फ्रॉग एनिमल है। जो हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर पढ़े हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर कैसे होते हैं, उसमें देखे होंगे कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही साथ होते हैं, तब जाके उसे कंप्लीट करते हैं। यानी फ्लावर्स या मोस्टली द प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल, है ना, उसमें मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन एक ही जगह पाया जाता है। एनिमल में सिस्टम दूसरा है। जो हायर एनिमल्स हैं वो यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग। तो इसका भी मेल और फीमेल अलग होता है। दैट इज़ वाई मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा उसे कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल पे पाया जाएगा उसे कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रॉग्स पॉइंट नंबर 1 आर क्या कहलाएगा, मोनोसियस या डायोसियस। देखिए मोनोसियस कहने का मतलब हो गया एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों जेंडर पाए जाते। डायोसियस दो एनिमल हैं, दो ऑर्गेनिज्म हैं एक ही ग्रुप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मामले में। कहने का मतलब है मेल और फीमेल अलग है, वो डायोसियस। और जिसमें मेल और फीमेल एक ही में है मोनोसियस का। ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रॉग्स आर डायोसियस। So, males and females are separate animals and thus two types of reproductive system is present. सीरियल नंबर 2, ये सीजनल ब्रीडर हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर नहीं है, यानी थ्रू आउट द सीजन ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। एक पर्टिकुलर सीजन में ये रिप्रोड्यूस करते हैं और वो है रेनी सीजन। दे रिप्रोड्यूस in rainy season। तीसरा, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर नहीं होता, फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं होता, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, वाटर में होता है। इसीलिए इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन वाटर। और इसीलिए इसे वाटर यानी एक्वेटिक लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों जीना पड़ता है। एक्वेटिक लाइफ इसका इसलिए ज़रूरी है ताकि फर्टिलाइजेशन यानी रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सके, और टेरेस्ट्रियल लाइफ इसलिए जीता है क्योंकि उसको भोजन यहीं पे मिलता है। दोनों ज़रूरी है किस स्पीसीज के, है ना, कंटिन्यूएशन के लिए। सीरियल नंबर 4, male reproductive system, female reproductive system। जरा हम लोग कंपैरेटिव नोट में इसका स्टडी करें। थोड़ा कॉलम बना लीजिए, उसके बाद थोड़ा रुकिए।
कलम बन गया। पहला चीज हम लोग देखेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं, किसको पता है? किसे कहते हैं, पता है? उस ऑर्गन को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं जिसमें कि गैमेट प्रोडक्शन होता है। तो मेल में मेल गैमेट का प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है? टेस्टिस। फीमेल में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ओवरी। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में होगा टेस्टिस, 2 इन नंबर, ओवरी 2 इन नंबर। उसके बाद ये प्रेजेंट कहां पे रहेंगे? प्रेजेंट ओवर द किडनी। तो किडनी का सहारा लेकर अपने आप को स्थिर करके रखता है बॉडी के अंदर, और ये भी प्रेजेंट अपॉन द किडनी। किडनी के सहारे से स्थिर करके कौन रखता है, अटैच करके कौन रखता है? ए पेरिटोनियम। टिश्यू। पेरिटोनियम एक टिश्यू है। यहां फ्रॉग के मेल फ्रॉग के केस में इसे कहते हैं मेसोर्कियम। ये वो टिश्यू है जो कि इसके टेस्टिस को किडनी के साथ एसोसिएटेड रखता है, जोड़ के रखता है। यहाँ पे भी अटैचमेंट किसी टिश्यू के द्वारा होगा। ये पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोवेरियम। ये था दोनों के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पोजीशन और उनका सेटलमेंट किस तरीके से बॉडी में प्रेजेंट पाया जाता है। हो गया। हमें तो पेज पलटना पड़ेगा, आप कंटिन्यू करेंगे नीचे की तरफ। चले आगे बढ़े। मेल सिस्टम यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इधर फीमेल सिस्टम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखें अब। सेकेंड, फैट बॉडीज। present over the kidney for steroid hormone
production by the testes. यहाँ पे भी प्रेजेंट ओवर द किडनी फॉर स्टेरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन by the ovary. Serial number 3. Associated tube या duct. इसमें होता है यूरिनो जेनाइटल duct. The ureter acting as carrier of the sperm cells. अभी लिखना नहीं है, रुक जाइएगा. यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट या यूरिनोजेनाइटल डक्ट मेल में होता है और ये काम क्या करता है? स्पर्म सेल्स के कैरियर की तरह. इसमें होता है ओविडक्ट और ये क्या काम करते हैं? कैरीज ओवम. तो इनमें और इनमें मेल और फीमेल में जो एसोसिएटेड ट्यूब या डक्ट है मामले में डिफरेंस है. इसका यूरिनरी ट्रैक्ट ही स्पर्म डक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसका यूरेटर यानी यूरिनरी डक्ट और ओविडक्ट अलग स्ट्रक्चर्स. A network of fine canals are present in the kidney that receive sperms from testes. और इन्हें कहते हैं बीडर्स कैनाल. ये एक नेटवर्क है जो किडनी के अंदर रहता है ना, और वो स्पर्म सेल को रिसीव करता है टेस्टिस से, और ये बीडर्स कैनाल आके ओपन होता है कहाँ? तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में. Beeder's canal opens into urinogenital tract. तो रिलेशन मिला किडनी से. किडनी के अंदर बीडर्स कैनाल है, बीडर्स कैनाल ओपन हो रहा है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट. ठीक है. अब एक और पार्ट यहाँ रह गया कि जो स्पर्म सेल्स हैं वो किडनी में बीडर्स कैनाल तक आएंगे किनके मदद से? ए नंबर ऑफ ट्यूब्स, ऐसा कहें नंबर ऑफ फाइन ट्यूब्स, rated testes lead sperms from
testis to the Beeder's canal और टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म रेटेड टेस्टिस के मदद से बीडर्स कैनाल में एंटर करता है। तो देखिए पूरा स्ट्रक्चर हम लोग को पता चला। टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल्स बने, वो आए रेटेड टेस्टिस में, सारे के सारे रेटेड टेस्टिस आकर खुल रहे हैं बीडर्स कैनाल में। बीडर्स कैनाल खुल रहा है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। अब आगे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहाँ खुलेगा वो देखना है। अब इधर देखना है ओवरी कैसे काम करता है ओविडक्ट के साथ। तो यहां देखेंगे पता चलेगा देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट between ovaries and the oviduct। यहां तो देख रहे हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं, पर उसमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब उस तरीके से नहीं है, और इवन ओवरी के साथ इसके ओविडक्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब एक और छोटा सा चीज है, ये तो देखे फाइनली जो स्पर्म सेल्स हैं वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट तक आए। आने के बाद ये कहाँ जाएगा? टेस्टिस से निकला, किसके थ्रू? रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस के थ्रू आया कहाँ? बीडर्स कैनाल। बीडर्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। नाउ इट हैज़ टू गो आउटसाइड, क्योंकि आप शुरू में ही लिखे हैं इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी स्पर्म सेल्स को बॉडी से बाहर आना होगा। द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट opens into क्लोआका। और याद कीजिए क्लोआका के बारे में बोले हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंड रिसीव करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूरेटर का भी एंड यही रिसीव करता है, और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट ये भी हो गया, इसका भी एंड यही रिसीव करता है। यानी क्लोआका इज द कॉमन एपर्चर, कॉमन आई मीन pouch, right? Pouch like structure that receives all three: waste product from the undigested product from the digestive tract, waste product in the form of urine, and reproductive output, that is the sperm cells from the testis. The urinogenital tract opens into cloaca to outside, बाहर की तरफ, through its aperture। एपर्चर मतलब खुला हुआ रास्ता, कोई जगह, कोई खाली जगह, कोई छेद। और ओविडक्ट, द ओविडक्ट opens into cloaca through its aperture to outside। तो देख लीजिए यहाँ और यहाँ दोनों जगह जो फाइनल डक्ट हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे खुलते हैं, वो है क्लोआका। तो मेल और फीमेल में इस तरीके से बॉडी के ओपनिंग बाहर की तरफ एक कॉमन एपर्चर से खुलते हैं, दैट इज क्लोआका। यहाँ पे जाके दोनों के बीच में सिमिलैरिटी नोट कीजिएगा।